स्टार्ट करना है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह ये बात बैठी हुई होनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम किस तरह अप्लाई करते हैं और किस साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, किस साइड को बेस और किस साइड को परपेंडिकुलर। ये बात अगर आपके दिमाग में होगी तो ये क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि इन द गिवन फिगर, कि आपके पास ये जो फिगर है इसकी मदद से आप इस वैल्यू को प्रूफ करें। ठीक है जी, तो हम ज़रा देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करना चाहिए। सबसे पहले अगर फिगर पे गौर करें तो यहाँ पर अगर इससे इधर इधर देखा जाए तो आपके पास एक ट्रायंगल है और इससे इधर इधर देखा जाए तो ये दूसरी ट्रायंगल है। ये आपके पास दूसरी ट्रायंगल थी, ये आपके पास पहली ट्रायंगल है। अब इन दो ट्रायंगल की मदद से हमने ये वाली स्टेटमेंट प्रूफ करनी है। तो यहाँ पर जब भी ये वाला निशान आपको नज़र आए किसी ट्रायंगल में, उसका मतलब है यहाँ पर जो एंगल है वो आपके पास है 90 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि 90 के सामने वाली साइड हमारे पास अब क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूस। इस क्वेश्चन के दो हिस्से आएंगे, एक दफ़ा हम इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा इसको। तो इस ट्रायंगल का नाम हमारे पास बन गया AO और यहाँ पर हम लिख देते हैं पॉइंट C। तो AOC हम सबसे पहले कहते हैं इन ट्रायंगल। ये हमारे पास जो निशान है ये ट्रायंगल का लगा दिया जाता है, बजाय आप ट्रायंगल लिखें आप ये निशान लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल ACO इस तरह लिखते हैं या AOC लिखते हैं। अच्छा जी, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो एंगल आप ले रहे हैं उस एंगल को दरमियान में लिखा जाए। बहरहाल इस ट्रायंगल में हमारे पास अगर आप गौर करें तो ये जो ट्रायंगल बनी है इसमें ये 90 का एंगल है, तो सामने वाली साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूस हमारे पास बराबर हो गया किसके, B के। अच्छा जी, बेस हमारे पास किसके बराबर हो गई, Y के। और ये जो परपेंडिकुलर है ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, C। ठीक है जी, तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं। इनको ज़रा पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम था हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास था B, तो यहाँ पर हो जाएगा B का स्क्वायर। बेस हमारे पास था Y, तो उधर हो जाएगा Y का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर हमारे पास था C, तो यहाँ पर हो जाएगा C का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक हमने एक तरह से एक स्टेटमेंट बनाई है, लेकिन ये स्टेटमेंट और आंसर वाली स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं हो रही। इसका मतलब अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। तो मैच करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इधर हमें चाहिए A स्क्वायर, इधर कहीं भी A स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है ये वाली साइड अभी तक बिल्कुल बनी नहीं है। इस तरफ ध्यान देते हैं, हमें चाहिए B स्क्वायर और Y स्क्वायर। B स्क्वायर भी आ गया और Y स्क्वायर भी आ गया, लेकिन Y स्क्वायर माइनस का होना चाहिए। उसका मतलब है ये Y स्क्वायर तभी माइनस का होगा जब प्लस वाली वैल्यू हमारे पास इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस। तो इक्वल के इधर सिर्फ क्या बच चुका है, C स्क्वायर। ठीक है जी, हमने जवाब में देखा कि हमें वैल्यू B स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर जैसी चाहिए, तो हमने भी Y स्क्वायर को इधर लेकर इसको उस जैसा ही बना दिया। बहरहाल अभी हमारे पास जो आंसर है वो मुकम्मल तौर पे सॉल्व नहीं हुआ अभी, तो हमने क्योंकि ये ट्रायंगल सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करते हैं इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं B, C और O का। तो हम दोबारा लिखते हैं इन ट्रायंगल B, C और O। इस ट्रायंगल के मुताबिक हमारे पास ये 90 का एंगल है, तो ये वाली सामने वाली साइड हमारे पास हो जाएगी हाइपोटेन्यूस। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो इक्वल है हमारे पास A के। जो हमारे पास बेस है वो बराबर है हमारे पास X के, और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास है C के। ठीक हो गई बात। अब इन वैल्यूज़ को भी दोबारा फिर से हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। थ्योरम हमारे पास था हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास A था, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। बेस हमारे पास X है, तो ये हो जाएगा X स्क्वायर। और परपेंडिकुलर हमारे पास C है, तो C का स्क्वायर। या इसको यूँ भी लिखा जा सकता है X स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। फिर हम आंसर पे गौर करते हैं। अब हमारे पास A और X वाली टर्म्स इधर भी हैं और
इधर भी हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए, माइनस का। तो हम इस एक्स स्क्वायर को जब इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस के बजाय हमारे पास कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो तकरीबन हमारे पास जो आंसर है वो बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन ये आंसर हमारे पास अलग-अलग मौजूद है। हमारा जो आंसर है वो तो यूँ एक लाइन में इकट्ठा होना चाहिए। तो इसको समझने से पहले मैं इधर एक छोटी सी बात समझें कि अगर मैं कह दूं कि x इज़ इक्वल टू 4 और फिर मैं कह दूं कि x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 1, यूँ भी लिख सकते हैं जी, क्योंकि 5 माइनस 1 भी आपके पास क्या होगा, 4 होगा। तो अगर यहाँ पर गौर करें तो इधर भी x है और इधर भी x है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है। तो जब ये वाली वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यूज़ भी आपस में इक्वल ही होंगी। ठीक है जी, यानी कि अगर इधर लिखा पड़ा हो कुछ भी, मैं मिसाल के तौर पर कह देता हूँ x इज़ इक्वल टू p आ जाए और x इज़ इक्वल टू q आ जाए, ये दोनों वैल्यू तो x है ना, तो इसका मतलब है ये दोनों तो बराबर हैं। क्यों जी, x और x तो आपस में इक्वल ही होती है ना, दोनों सेम हैं। तो ये दोनों जब बराबर होंगे इक्वल के साइड वाली, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हमने बिल्कुल सेम ही कंसेप्ट यूज़ करना है। यहाँ पर गौर करें तो इधर भी सी स्क्वायर है और इधर भी सी स्क्वायर है। तो जब इक्वल के उधर वाली वैल्यूज़ बराबर हैं तो इसका मतलब है इक्वल के इधर वाली वैल्यूज़ भी आपस में बराबर ही होंगी। तो इसका मतलब हुआ कि फ्रॉम 1 एंड 2 मैं इक्वल के इधर वाली वैल्यू लिखने लगा हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर तो आपस में बराबर हो चुके हैं और उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर में हमें कहीं भी सी स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो x अगर x के बराबर है तो फिर p किसके बराबर हो जाएगा, q के बराबर हो जाएगा, या 4 किसके बराबर हो जाएगा, 5 माइनस 1 के। तो सेम वही केस, अगर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर आपस में बराबर है तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब हुआ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहीं पर जो हमने प्रूफ करना था ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है, आपने बस वहाँ पर उस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लेना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, द शैडो ऑफ द पोल measured from the foot of pole is 2.8 meter long. If the distance from the tip of shadow to the tip of pole is 10.5, find the length of course. इस क्वेश्चन की पहले ज़रा स्टेटमेंट समझते हैं। द शैडो, शैडो का मतलब हो गया हमारे पास साया, ऑफ अ पोल यानी कि कोई पिलर है, लेट से ये हमारे पास पोल है और वो कह रहे हैं जो इसका साया है अगर उसको मेजर किया जाए कहाँ से, फ्रॉम दी फुट ऑफ पोल, कि ये जो हमारे पास पिलर है इसका ये जो हमारे पास फुट है यहाँ से इसकी शैडो को मेजर किया जाए। ये हमने इस पोल का बना दिया शैडो और यहाँ से इस शैडो को मेजर की जाए तो वो जो शैडो है उसकी जो हमारे पास लेंथ है वो है 2.8 मीटर। ठीक है जी, हमारे पास एक पोल था, ठीक है जी, ये उसका हमारे पास है शैडो, ये ज़मीन पे उसका बन रहा है साया, और साया के बारे में वो कह रहे हैं कि उसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 2.8 मीटर। मज़ीद उसने लिखा इफ़ द डिस्टेंस फ्राम दी टिप ऑफ शैडो, इफ़ द
डिस्टेंस फ्रॉम दी टिप ऑफ शेडो, यानी कि ये जो शेडो की टिप है यहाँ से टू द टिप ऑफ पोल, यानी कि जो पोल की टिप है यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो 10.5, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना हो जाए 10.5। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पोल, यानी कि फिर आपने इस पोल की, ये हमारे पास था ना जी पोल, तो इस पोल की अब हमने क्या फाइंड करनी है लेंथ। लेंथ हमें नहीं पता तो इसको हम अपनी तरफ से क्या नाम दे देते हैं x का। तो इन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपने स्टेटमेंट समझ के ये तस्वीर अगर समझ ली तो फिर बहुत इजीली सॉल्व होगा। यहाँ पर हमें पता चल गया कि एंगल कितने का बन रहा है हमारे पास 90 का, और 90 के सामने वाली साइड हमारे पास क्या हो जाएगी जी हाइपोटेनियस, ये हमारे पास हो जाएगा बेस, ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो दूसरे अल्फाज में अगर हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया तो हम बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो फाइंड कर लेंगे। तो गिवन में हम लिख सकते हैं कि जो हमारा हाइपोटेनियस है वो इक्वल है 10.5 के, जो हमारे पास बेस है वो इक्वल है 2.8 के, और जो परपेंडिकुलर है या एल्टीट्यूड है वो अभी हमने फाइंड करना है, जिसको हमने क्या नाम दिया था x का। तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमारे पास था हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है हमारे पास 10.5 का स्क्वायर, बेस है हमारे पास 2.8 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की जगह हमने लिख दिया था x का स्क्वायर। ठीक है जी। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो उसको अलग होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं 10.5 स्क्वायर, ये वैल्यू इक्वल के इधर प्लस है, इक्वल के इधर आके हमारे पास हो जाएगी माइनस स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ तक हमने क्या किया कि जो x स्क्वायर था उसको अलग कर दिया और बाकी वैल्यूज़ को एक तरफ कर दिया, ताकि जो x है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकें। अब जब आप कैलकुलेटर की हेल्प से यहाँ पर इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 110.5 आ जाएगा जी, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7.84 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है जी। जब इन दो वैल्यूज़ को भी अब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 102.4 1 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि वैल्यू हमने तो x की फाइंड करनी है, यहाँ पर तो क्या मौजूद है x स्क्वायर, तो हमें दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पर तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 10.119। ठीक है जी। ये आपने कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो पॉइंट वाली हैं ये वैसे तो आप इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर कैलकुलेटर की हेल्प से ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं ये फाइंड कर लेनी है। इंतहाई ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, वो भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के ऊपर हमारे पास चल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है इफ़ A, B, C are the length of sides of triangle ABC, then tell which of the following are right angled triangle। इसका जो पहला हमारे पास पार्ट है A इज़ इक्वल टू 6, B इज़ इक्वल टू 5, C इज़ इक्वल टू 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि आपके पास 3 साइडें गिवन है किसी ट्रायंगल की। क्यों जी, ये ट्रायंगल है ना हमारे पास, और हमें उसकी जो 3 साइडें हैं वो गिवन है।
वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि बताएं कि क्या ये जो साइडें हैं, ये जो आपके पास ट्रायंगल की साइडें हैं, यानी कि ए है, ये बी है और ये सी है, क्या ये साइडें, ये ए साइड थी, ये बी साइड थी और ये सी साइड थी, इनको जब मिला दिया जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी या नहीं, यानी कि यहाँ पर एंगल 90 का होगा या नहीं होगा। हमने इस क्वेश्चन के पार्ट्स में ये फाइंड करना है। आपको तीनों साइडें गिवन होंगी, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं या नहीं। तो कोई भी जो ट्रायंगल हो, अगर आपको पास उसकी 3 साइडें गिवन हो और आपने ये देखना हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी, तो ज़रा थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए। और हमने ये पढ़ा था कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ अप्लाई ही राइट एंगल ट्रायंगल पर होता है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई हो जाए तो इसका मतलब है कि वाकई ये जो साइडें हैं ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल की ही साइडें बनेगी। और अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ना हुआ, सेटिस्फाई ना हुआ, तो इसका मतलब है फिर ये जो साइडें हैं ये ट्रायंगल तो बनाएंगी, लेकिन कोई और ट्रायंगल बनाएंगी जिसमें एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा, बल्कि कोई और तरह के एंगल आएंगे। ठीक है जी। तो अब हमने यही फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आपने एक बात समझ लेनी है कि आपकी जो आमतौर पर नॉर्मल बुक्स हैं उनमें जो सी होता है ये ज़ाहिर कर रहा होता है हाइपोटेनियस को। ठीक है जी। हाइपोटेनियस किसको ज़ाहिर कर रहा होता है? सी वाली वैल्यू को, क्योंकि उसने अब हमें ये नहीं बताया कि आपके पास ये राइट एंगल है या नहीं। तो हमें नहीं पता कि यहाँ पर एंगल 90 का है, तो फिर सामने वाली जो साइड है वो कौन सी होगी, यानी कि किस साइड को हम बोलेंगे ए, बी और सी। तो इसके लिए बुक वाले ने हमारा काम यह आसान किया हुआ है कि उसने तकरीबन हर बुक में, जो भी आपके पास बुक्स हैं 9th में या 10th में आगे चल के, उनमें यही काम रखा है कि जो सी है वो किसको डिनोट करता है? हाइपोटेनियस को। और जो बेस है उसको डिनोट किया जाता है ए से, और जो परपेंडिकुलर है उसको डिनोट किया जाता है बी से। ठीक है जी। आप ये नाम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में कर सकते हैं जब आपको एग्जैक्ट पता हो कि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, तो फिर आप उनके नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब हमें नहीं पता कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है, तो अब हमें ये जो स्टैंडर्ड मेथड है इसी को फॉलो करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मेथड के मुताबिक जो सी है वो किसको ज़ाहिर करता है? हाइपोटेनियस को। तो चलें जी, अब हम ज़रा इस पर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का मतलब हो गया 7 का स्क्वायर, बेस का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हमारे पास 49, ये बन गया 36 और ये बन गया 25। उन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 61। तो ये दोनों वैल्यूज़ तो आपस में इक्वल नहीं आई, इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 हमारे पास साइडें हैं ए, बी, सी हैं, ये जो हैं मिलकर जो ट्रायंगल बनाएंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। तो हम कह देंगे सो ये जो हमारे पास साइड्स थी ए, बी, सी डज नॉट मेक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आपने सी वैल्यू को हाइपोटेनियस कहना होगा, ए वैल्यू को बेस और बी वाली वैल्यू को परपेंडिकुलर। और इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद से सॉल्व